नमस्कार। आज हम ब्रिटिश राज के एक ऐसे पहलू को समझने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद उतनी बात नहीं होती। हम इसे सिर्फ एक फौजी जीत के तौर पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी आर्थिक रणनीति, एक इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट के तौर पर देखेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक छोटा सा टापू जैसा देश और एक इतना विशाल उपमहाद्वीप जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर हाउसेज में से एक था, उस पर लगभग 200 साल तक कब्जा कैसे जमाए रखा? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इसका जवाब सिर्फ तोपों और बंदूकों में नहीं है। असली जवाब छिपा है एक बहुत ही, कह सकते हैं, शातिर इकोनॉमिक प्लान में। एक ऐसा प्लान जिसे अंग्रेजों ने धीरे धीरे 3 अलग अलग फेज में भारत पर लागू किया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फेज से। इसे मर्केंटाइल कैपिटलिज्म भी कहते हैं। यह वो दौर था जब खेल सिर्फ एक था, मुनाफा, किसी भी कीमत पर। और इसी मुनाफे के लिए अंग्रेजों का फोकस फेयर ट्रेड से हटके सीधी सीधी लूट खसोट पर आ गया। और ये स्लाइड जो दिखा रही है वो सच में चौंकाने वाला है। देखिए, 1757 में प्लासी की लड़ाई से पहले क्या होता था। अंग्रेज भारत से सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना चांदी लेकर आते थे। एक तरह का ट्रेड था। लेकिन 1757 के बाद जैसे ही उनका बंगाल पर कब्जा हुआ, खेल पूरी तरह से बदल गया। अब वो भारतीय लोगों से ही टैक्स वसूलते और उसी पैसे से भारत का सामान खरीदकर ब्रिटेन भेज देते। मतलब हमारे ही पैसे से हमारा ही सामान खरीदकर हमें ही लूटा जा रहा था। इसी एक तरफा बहाव को दादा भाई नौरोजी जैसे महान विचारकों ने एक नाम दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन का निष्कासन। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, भारत का पैसा, भारत के संसाधन सब एक तरफ बहकर ब्रिटेन जा रहे थे। और बदले में भारत को क्या मिल रहा था? कुछ भी नहीं, जीरो। तो पहले फेज में थी सीधी लूट। अब कहानी आगे बढ़ती है दूसरे फेज की तरफ, और यहां सीन में एंट्री होती है ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, जिसने भारत के लिए पूरे इकोनॉमिक गेम को ही पलट कर रख दिया। और ये चक्र कितना सरल लेकिन कितना विनाशकारी था, वो इस स्लाइड में साफ दिखता है। देखें, होता क्या था। भारत से कच्चा माल जैसे कि कपास सस्ते दामों पर ब्रिटेन जाता। वहां की फैक्ट्रियों में मशीनों से कपड़ा बनता और फिर वही कपड़ा एक फिनिश प्रोडक्ट बनकर महंगे दामों पर वापस भारत के बाजारों में बेच दिया जाता। नतीजा, भारत जो कभी दुनिया को बेहतरीन कपड़ा बेचता था, वो अब सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर बनकर रह गया। और हमारे लाखों कारीगर वो रातों रात बेरोजगार हो गए। उनका हुनर, उनकी कला सब खत्म हो गया। ये जो कोट है, ये इस दूसरे फेज के इरादे को बिल्कुल साफ कर देता है। मकसद एक ही था, भारत को ब्रिटिश माल के लिए कैप्टिव मार्केट बनाना, एक ऐसा बाजार जो पूरी तरह से ब्रिटिश फैक्ट्रियों पर निर्भर हो और अपने कच्चे माल के लिए भी उन्हीं का मोहताज रहे। और अब आता है तीसरा और आखिरी फेज, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का दौर। यहां अंग्रेजों की स्ट्रैटेजी एक कदम और आगे बढ़ गई। अब बात सिर्फ व्यापार की नहीं थी, अब बात थी इन्वेस्टमेंट की, निवेश की। लेकिन यह कोई आम निवेश नहीं था। ये एक ऐसा निवेश था जिसका एक ही मकसद था, भारत के संसाधनों को और भी ज्यादा एफिशिएंटली और भी बेहतर तरीके से चूसना। तो अंग्रेजों ने भारत में रेलवे लाइनें बिछाईं, खदानें खोलीं, बागान लगाए, बहुत पैसा लगाया। लेकिन ये सब भारत के विकास के लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं। रेलवे इसलिए बनी ताकि वो देश के अंदरूनी हिस्सों से कच्चा माल जल्दी से जल्दी बंदरगाहों तक पहुंचा सकें, और अगर कहीं कोई विद्रोह हो तो अपनी फौज को भी तेजी से वहां भेज सकें। और ये आंकड़ा देखिए, 500 मिलियन पाउंड। 20वीं सदी की शुरुआत तक इतना पैसा ब्रिटिश कैपिटल के तौर पर भारत में इन्वेस्ट किया जा चुका था। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन इसका सारा का सारा मुनाफा, हर एक पाई, वापस ब्रिटिश निवेशकों की जेब में जा रही थी। भारत की तरक्की के लिए इसमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो पहले लूट, फिर बाजार पर कब्जा और आखिर में शोषण को और गहरा करने के लिए निवेश। इन 3 फेज के बाद अब देखते हैं कि इस पूरी व्यवस्था की विरासत क्या रही, इसके वो कौन से गहरे घाव थे जिनका असर आज तक महसूस होता है। ये टेबल मुझे लगता है पूरी 200 साल की कहानी का एक बेहतरीन निचोड़ है। बस 3 लाइनों में पूरी स्ट्रैटेजी साफ हो जाती है। कैसे अंग्रेजों की आर्थिक नीति बदली। पहले फेज में सीधी लूट और रेवेन्यू पर कंट्रोल, दूसरे में भारत को कच्चे माल का सप्लायर और अपने सामान का बाजार बनाना, और तीसरे में इन्वेस्टमेंट के जरिए शोषण की जड़ों को और भी गहरा करना। एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो समझने वाली बात यह है कि ये सब सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं,
इन नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर ऐसे जख्म छोड़े जो आज भी हरे हैं। हमारे पारंपरिक उद्योग जैसे टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट पूरी तरह तबाह हो गए। किसान अपनी ही जमीन से बेदखल होकर मजदूर बन गए और भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, उसे एक गरीब कृषि प्रधान देश में बदल दिया गया। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, आज हम नक्सलवाद जैसी जो बड़ी समस्याएं देखते हैं, उनकी जड़ें कहीं न कहीं उसी दौर में हुई जमीन की छीना झपटी से जुड़ी हैं। और आखिर में ये एक बहुत जरूरी सवाल, स्रोत में एक टर्म आता है नियो कोलोनियलिज्म, यानी नव उपनिवेशवाद। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आर्थिक शोषण के वो पुराने तरीके आज भी दुनिया में जिंदा हैं? क्या आज भी ताकतवर देश अलग अलग तरीकों से कमजोर देशों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।